हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लासेस बेहतरीन स्टडी विद अनुराग में। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इस क्लास में। नंबर सिस्टम में आप लोग जानते होंगे कि हम लोग किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। जो अंक हमारे क्या 10 अंक हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। संख्या नंबर हम लोग प्रयोग करते हैं कोई भी लिखने के लिए। अंक हम लोग लिखते हैं, 10 अंक का प्रयोग करते हैं। अंक हमारे कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक हम लोग अपने कोई भी नंबर लिखने के लिए नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति में प्रयोग करते हैं। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति हमारी दो मेनता में हम लोग यूज करते हैं। पहली हमारी है भारतीय संख्या पद्धति या राष्ट्रीय संख्या पद्धति। राष्ट्रीय संख्या पद्धति और दूसरी हम लोगों की है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो दोनों में अंतर क्या है? जो हम लोग राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जब भी संख्याएं लिखते हैं तो हम लोग उनको पढ़ने के लिए दाएं से बाएं की ओर क्रमशः दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, उसके बाद में 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या है? दाई से बाई ओर हम लोग क्रमशः इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी हम लोग दाई से बाई ओर ही दाई से बाई ओर इसमें हम लोग क्रमशः क्या पढ़ते हैं? इकाई दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहां तक तो सेम जैसे हमारा राष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता है, इसी तरीके से हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी
दाई से बाई और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग राष्ट्रीय संख्या पद्धति में करते हैं तो 10,000 के बाद हमारा लाख आ जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद में हम लोग 100,000 पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग 100,000 पढ़ते हैं। 100,000 के बाद हम लोग इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इसके बाद में अगला हम लोगों का बिलियन, बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं। अब इस अंतर को हम लोग और अच्छी तरीके से अपनी आगे एक टेबल बनाई है उसमें हम लोग समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लोगों का है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और ये है नेशनल नंबर सिस्टम, जिसमें एक संख्या लिखी हुई है जिसे हम लोग अपने राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये लिखा हुआ है 23 करोड़, 23 करोड़ 15 लाख 67,893। ये हम लोगों का है राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये है राष्ट्रीय संख्या पद्धति, या हम लोग इंग्लिश में इसे बोलेंगे नेशनल नंबर सिस्टम। अगर इसी को हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। 231 मिलियन 567,893। तीन, ये जो नंबर है ये हम लोगों का है अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो दोनों में आप लोगों ने अंतर देखा क्या कि हम लोग जब राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख, 10,000 के बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में हम लोग 10,000 तक तो सेम अपने राष्ट्रीय संख्या पद्धति की तरीके से जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों के राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद में लाख, 10 लाख आ जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद में 100,000, 100,000 के बाद में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आता है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नंबर के प्रकार कितने होते हैं, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ
नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, हमारे पूर्ण संख्याएं आती हैं, पूर्णांक होते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी हमारे क्या हैं, संख्याओं के प्रकार हैं। तो संख्याओं के प्रकार में पहला है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ये कौन सी संख्याएं होती हैं, जो हम लोगों की काउंटिंग संख्याएं होती हैं। ये हमारी एक से लेकर के एक से लेकर अनंत तक होती हैं। अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी होती हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, अनंत या इनफाइनाइट तक। तो या हम ये भी कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं को, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, ये हमारी सब क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरी हम लोगों की होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य से लेकर अनंत तक जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, एक से लेकर अनंत तक, या हमारी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं एक से लेकर अनंत तक, जब उन्हीं में हम लोग अपने जीरो को भी शामिल कर लें तब हमारी वो संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ये होती है हमारी शून्य से अनंत तक। शून्य से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, अनंत तक, जितने तक हम काउंट कर सकते हैं सभी हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। इसके बाद हम लोगों की पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिन्हें हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऋणात्मक अनंत से शून्य तक और शून्य से धनात्मक अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं ये सभी हमारी इंटीजर्स होती हैं या पूर्णांक होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं के साथ में जब हम लोग उनको पॉजिटिव साइन के साथ और निगेटिव साइन के साथ लिख लें तो वो सभी हमारे क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। निगेटिव ऋणात्मक शून्य ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से धनात्मक अनंत तक, धनात्मक अनंत तक
तो पूर्णांक हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक अनंत से शून्य तक और शून्य से धनात्मक अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी हमारी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। जैसे ऋणात्मक अनंत से -3, -2, -1 और फिर शून्य तक, और उसके बाद शून्य से धनात्मक अनंत तक +1, +2, +3 और ऐसे ही कहाँ तक हमारा प्लस इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। तो ये जो संख्याएं होंगी हमारी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। तो संख्याओं के प्रकार में हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के अनंत तक के, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें। जब हम लोग शून्य से अनंत तक की बात करते हैं तब ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक जब हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारे पूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अगली जो संख्याओं का प्रकार है उसमें हम लोगों का संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, जहां पे Q जो होगा हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, जहां Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो पूरी जो हम लोग संख्या लिखेंगे उसका मान 0 हो जाएगा। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 4, 7/2, 9/8, 12/5 और ऐसे ही कोई भी संख्या हम लोग लिख लें जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख लें, यानी अंश और हर में लिख लें, जिसमें हर यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो P और Q होने चाहिए ये हमारे धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बाद में अगला जो हमारा संख्याओं का प्रकार है वो है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख लें, जहां पे Q का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो हमारी सभी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो वे अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √2, √3, √5, √7 आदि ऐसे संख्याएं जो होंगी। अब ये संख्या हमारी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसी में एक हम लोग छोटा सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट की तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये नोट क्या है? सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। और एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका सभी का वर्गमूल हमारा अपरिमेय संख्या होगा। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे देख लें अपरिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय जो हमने अभी लास्ट में नोट लिखवाया है कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि कैसे सभी जो है अभाज्य संख्याएं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जैसे 13 एक हमारी अभाज्य संख्या है। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लें तो वर्गमूल हमारा क्या आएगा? स्क्वायर रूट 13। अब इसकी जो एग्जैक्ट जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कभी भी हमारा स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हमारी बाहर नहीं मिलेगी, डेसिमल्स में मिलेगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। दूसरी हम लोग कोई भी एक हमारा अपना अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 19। 19 भी हमारा क्या है? अभाज्य है। ये अभाज्य, अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालें तो ये भी हमारा 4 दशमलव कुछ हमारा इसकी वैल्यू आएगी, जो कि एग्जैक्ट हमारे होल नंबर नहीं आएगा, यानी ये भी क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद हम लोग जो संख्याओं के प्रकार में अगला संख्या का प्रकार हम लोग समझते हैं सम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं।
तो इवन नंबर क्या होगा? वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हैं, वे हमारी सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं क्या होंगी? वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी हमारी क्या होंगी? वे हमारी सभी सम संख्याएं होंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे भी हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं के जिन जिन संख्याओं के इकाई का अंक जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याओं के लिए क्या हम लोग पहचान करेंगे? कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी हमारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। अगला हमारा संख्याओं का जो प्रकार है वह है विषम संख्याएं। विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर क्या होगा? वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ शेष देती हैं, कुछ ना कुछ उनमें रिमाइंडर बचता है, वे हमारी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। इसी के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि इकाई का अंक, यदि किसी संख्या या फिर जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या फिर 9 हो, तो वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी?
विषम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्याओं के उदाहरण के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। 13, 15, 99, 103, 105, 77। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? हमारी विषम संख्याएं हैं। ये संख्याएं हमारी दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, कुछ ना कुछ इनमें शेष फल बचेगा, कुछ ना कुछ इनमें रिमाइंडर बचेगा। तो ये सभी हमारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। अगला हम लोगों का जो संख्याओं का प्रकार है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगी? वे सभी प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्या वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हो। वे हमारी क्या होंगी संख्याएं? वे हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे यहां पे मैं लिख दूं 12। अब 12 जो है ये एक से भी विभाजित है, 12 से भी विभाजित है, इसी के साथ साथ 2 से भी विभाजित है, 3 से भी जो है विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या हमारी क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं हमारी क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। सत्ताईस, 12, 15, 22, 24, 27 या अन्य और भी हम लोग कई संख्याएं लिख सकते हैं जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, या जिनके हम लोग कह सकते हैं कि गुणनखंड बनते हैं एक और अपने खुद के अलावा भी अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो संख्याओं का अगला जो प्रकार है हम लोगों का वह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी भाज्य संख्याओं से के विपरीत है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, वे संख्याएं होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक और अपने स्वयं खुद से विभाजित होती हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होती हों। तो वे सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। वे सभी संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक
और स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। स्वयं से विभाजित होती हैं। ये सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए लिख लें, 3, 13, 17, 23, ये सभी संख्याएं क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये या तो सिर्फ एक से कटेंगी या फिर स्वयं अपने आप से कटेंगी। इन दोनों को छोड़ करके ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अगला जो हम लोगों का संख्या का प्रकार है वह है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में हम लोग इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। दो प्राकृत संख्याएं जिनका HCF या जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो या उनके बीच में कोई भी हमारा जो है कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वे सभी हमारी क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वे हम लोग लिख सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याएं, दो प्राकृत संख्याएं जिनका मासा या HCF एक हो, वे हमारी क्या कहलाएंगी? वे हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, या हम उन्हें क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। इनमें कोई भी और कॉमन जो है फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे 2 और 3, इन दोनों के बीच अगर हम लोग इसका HCF निकालें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? एक ही इसका HCF मिलेगा। इनके बीच में और कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? हमारी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। जैसे अन्य हम लोग कोई और पेयर अगर लिख लें तो 4 और 5। अब इनमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारी क्या होंगी? सह अभाज्य होंगी। या हम लिख सकते हैं 15, 16, तो ये भी हमारी क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद संख्याओं के अगले प्रकार में जो हम लोग पढ़ेंगे वह है हमारा पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रेडिसर्स नंबर्स बोलते हैं। जो हमारी क्या हो? किसी एक संख्या के ठीक एक पहले आ रही हो, वो हमारी क्या हो जाएगी? वे हमारी होंगी पूर्ववर्ती संख्या। किसी के संख्या के पूर्व यानी पहले आने वाली संख्या। किसी संख्या के किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाली, पहले आने वाली संख्या क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10, तो इसके जो पूर्ववर्ती संख्या होगी
ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या हमारी होगी 9। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होंगी, किसी संख्या से पहले आने वाली संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अगला हम लोगों का जो संख्या का प्रकार है वह है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में सक्सेसर नंबर बोलते हैं। सक्सेसर नंबर या परवर्ती संख्या क्या होगी, किसी संख्या के बाद में आने वाली जो संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, परवर्ती संख्या हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि परवर्ती संख्या को हमें निकालने के लिए या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में एक जोड़ देना होता है, तो हमारी परवर्ती या सक्सेसर नंबर आ जाता है। किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या, किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या हमारी पारवर्ती संख्या होगी। आने वाली संख्या, तो किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या हमारी क्या होगी, पारवर्ती संख्या होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब गणना करनी होगी, किसी संख्या की पारवर्ती संख्या निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 49, तो 49 की परवर्ती संख्या, 49 की परवर्ती संख्या क्या होगी, जब हम लोग 49 में एक जोड़ देंगे, तो 49 में जब हम लोग अगर एक जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या क्या मिलेगी, 50। यही हमारी क्या होगी, पारवर्ती संख्या होगी 49 की। तो संख्याओं के प्रकार का जो आज परिचय था वो हमारा आज इसी के साथ कंप्लीट होता है। कौन कौन से हमारे संख्याओं के प्रकार थे, सबसे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम जाना। नंबर सिस्टम में क्या था, 10 अंक हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9। और राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं को लिखते हैं और लिखने के बाद उसको पढ़ने के लिए दाईं से बाईं ओर हम लोग जो है क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग दाएं से बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो सेम जैसे राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है वैसे ही करते हैं, लेकिन उसके बाद 10,000 के बाद में 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इसके बाद अगला हमने एक ये टेबल में आपको बना करके बताया कि जैसे हम लोग संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे। ये संख्या हमारी लिखी हुई थी राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 23,15,67,893। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 231,567,893, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर संख्याओं के प्रकार थे। संख्याओं के प्रकार क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होंगी, जो हम लोग काउंटिंग नंबर होती हैं 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी हम लोग काउंटिंग करते हैं। पूर्ण संख्याएं, जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को 0 से शुरू कर दें तो ये 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, जब हम लोग पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिख लेते हैं अनंत तक, तो ये हमारी हो जाती है पूर्णांक। परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √4, सॉरी √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल
अपरिमेय संख्या होता है। आप कोई भी अभाज्य संख्या लिखें और उसके बाद उसका वर्गमूल निकालें तो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको समझाया भी कि हमारी 13 क्या है, 13 हमारा एक जो है विषम नंबर है। तो इससे हम लोगों ने क्या करा, जब हम लोगों ने एक अभाज्य संख्या है, इसे हम लोगों ने क्या करा है, वर्गमूल इसका निकाला, तो वो हमेशा हमें अपरिमेय ही मिलेगा। फिर सम संख्याएं क्या होती है, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वे हमारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के इकाई-अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे हमारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं क्या होंगी, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ हमें लास्ट में कुछ शेष फल मिल रहा हो, तो वे हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हूँ, वे हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 12, ये हमारा 1 से तो विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा, उसके साथ में 2, 3, 4 और 6 से भी विभाजित हो रहा है, यानी इसके कई गुणनखंड बन सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या है, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे सभी हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। 3, 13, 17, 23, 29, इसी तरीके से अन्य संख्याएं जो हमारी होंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्याएं। तो 2 प्राकृत संख्याएं जिनका मासा 1 हो या उनमें कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले, जैसे 2 और 3, इनके अगर हम लोग गुणनखंड बनाएंगे तो हमें सिर्फ 1 मिलेगा। 4 और 5, 15 और 16, तो इनमें हमें कोई भी जो है गुणनखंड नहीं मिलेगा, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य। इसके बाद हमारी ये पूर्ववर्ती संख्या, यानी किसी भी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। और अंतिम हमारी है परवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर, जो कि क्या है, किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या हमारी जो है परवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर होगी। जैसे यहाँ पे 49 है, 49 में हम लोगों ने क्या करा, अगर 1 जोड़ दें तो उसके ठीक बाद वाली संख्या आ जाएगी, तो ये हमारी जो है हो जाएगी परवर्ती संख्या। तो आज को आप लोगों का आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। थैंक यू।